वेलकम दोस्तों। आज हम सिविक्स 10th क्लास के सिविक्स की सत्ता की साझेदारी का पार्ट 2 वॉल्यूम लेके आए हैं। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता का बंटवारा किन रूपों में किया जाता है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सत्ता के बंटवारा को लेके 2 केस स्टडी था, जिसमें श्रीलंका और बेल्जियम में जहां सत्ता की साझेदारी की गई तो विकास के पथ पर अग्रसर होता चला गया। वहीं श्रीलंका में जब सत्ता की साझेदारी नहीं की गई तो अविकसित होता चला गया। आज हम देखते हैं कि वो विकास के रास्ता से पूरी रूप से भटक चुका है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे कि सत्ता का बंटवारा किन रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहले हॉरिजेंटल रूप को समझने का प्रयास करेंगे। सत्ता यानी पावर का हॉरिजेंटल बंटवारा। हॉरिजेंटल इस तरह से होता है, यानी सभी बराबर, उसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो इसमें सत्ता को 3 भाग में बांटा गया है। एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सभी की को लगभग समान शक्तियां दिया गया है। तो विधायिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विधि या कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका बोलते हैं। कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका बोलते हैं। और न्याय या सजा देने का कार्य न्यायपालिका को है। तो विधायिका केंद्र स्तर पर जो कानून बनाती है उसको हम संसद बोलते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको विधानमंडल बोलते हैं। इसके भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन सभी जगह विधान परिषद नहीं है। बड़े बड़े राज्यों में विधान परिषद है, जैसे बिहार में हो गए, यूपी में हो गए, कर्नाटक हो गए। तो ये सब 7 राज्य हैं वैसे जहाँ विधान परिषद है। आपके झारखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा, राज्यपाल है। ये संस्था का काम क्या है? कानून को बनाना। ठीक, कोई भी कानून पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का जब साइन हो जाता है तो वही विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो ये तो विधायिका का काम हो गया। उसके बाद कार्यपालिका, ये कानून को लागू करती है। कार्यपालिका को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी, और एक है कि टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो परमानेंट जो 60-62 साल तक रहते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, डीएसपी हो गए, ये सब सरकारी नौकरशाह, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के आगे, क्योंकि जो कानून बनेगा उसको ये लागू करेंगे। दूसरी तरफ अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए, 6 साल, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आगे। ये जो विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, उसको ये लागू करेगा। तीसरी ओर है न्यायपालिका, जो कोई भी विवाद होता है उस पर अपना फैसला सुनाता है, न्याय देता है या किसी को सजा देता है। इसे संविधान का रक्षक भी बोला गया, संविधान का गार्जियन। जब भी संविधान में कोई भी जटिल प्रश्न आता है या कुछ भी होता है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अगर कोई कानून संविधान की मौलिक ढांचा के विपरीत अगर विधायिका बनाता है तो उसको न्यायपालिका रद्द कर सकता है। यदि कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका उसको समन जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस बना हुआ रहता है। न्यायपालिका में हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला स्तर पर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये एकीकृत न्यायपालिका सिस्टम है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे हैं जो विधायिका के भी अंग हैं, कार्यपालिका के भी अंग। जैसे राष्ट्रपति आपके यहाँ विधायिका में भी अंग है, कार्यपालिका के भी अंग है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते हैं तो यहाँ भी हो गए, यहाँ कार्यपालिका में भी हो गए। तो विधायिका और कार्यपालिका बहुत हद तक मिला जुला है। ठीक, जो पावर में रहते हैं कार्यपालिका के भी अंग होते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं
वो सिर्फ विधायिका के अंग होता है। अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़ के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ये सब कार्यपालिका के अंग हो गए। अब बाकी विपक्ष वाले और सारे हो गए विधायिका के अंग। तो इस प्रकार सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी एक संस्था में सारे ताकत नहीं आ जाए, इसलिए सत्ता का बंटवारा हॉरिजॉन्टल किया जाता है। ये तो सत्ता का क्षैतिज बंटवारा देखें। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वर्टिकल रूप से यानी ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे सत्ता को बांटा गया है। थैंक यू। इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसमें हम समझे थे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में पावर को क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल बांटा गया। अब हम समझेंगे पावर को यानी सत्ता या सरकार के पावर को तीन रूपों में वर्टिकल कैसे बांटा गया, यानी ऊपर से नीचे। ऊपर में हो गया केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जिस विषय पर कानून बनाता है वो क्या होता है, पूरे देश के हित वाले विषय होते हैं, जिसको संघ सूची कहते हैं। ऐसे 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे नोट छापना है तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, ये संघ सूची में आता है। बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत है। किसी देश से कैसा संबंध रखना है, पाकिस्तान से हमें कैसा संबंध रखना है, ये बिहार सरकार या झारखंड सरकार नहीं कर सकती। ये कौन करेगा, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार राज्य सरकार, राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे जेल हो गया, कृषि, ये सब विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे 61 विषय हैं जो राज्य सूची के विषय हैं, जिस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। इसके अलावा ऐसे कुछ और विषय हैं जो केंद्रीय महत्व के भी है और राज्य के भी महत्व के लिए। तो ऐसे विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। ऐसे 52 विषय हैं जो इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। जैसे परिवार नियोजन, वन, ये सब विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों कानून बनाए और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, विरोधी हो, कंट्राडिक्शन हो, तो स्वतः केंद्र सरकार का मान्य होगा, राज्य सरकार का इनवैलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पावर को तो बांटा गया है, लेकिन केंद्र को मजबूत बनाया गया, क्योंकि एक तरफ 100 विषय दिए गए, महत्वपूर्ण विषय भी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार को मात्र 61 विषय ही है। असमवर्ती सूची पर भी डोमिनेंसी किसका है, केंद्र का। तो पावर तो बांटा गया है, लेकिन केंद्र को मजबूत रखने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के पास जो विषय है उस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार पावर को वर्टिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती सिस्टम आते हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नेंस के आधार पर शासन किया जाता है। जो फंड आता है उसके आधार पर विकास कार्य किया जाता है। ये तो सत्ता का वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी विकेंद्रीकरण। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण है, बांट दिया गया है ताकि एक ही हाथ में एक ही, अगर केंद्र सरकार अत्यधिक पावर हो जाएगा तो वो तानाशाह जैसा बिहेव करेगा। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है आरक्षण। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण संविधान में 2 स्तरों पर दिया गया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हीं को आरक्षण दिया गया। आरक्षण
के माध्यम से जो कमज़ोर वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, जैसे SC ST OBC महिलाएं, ये सबको क्या किया गया, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि ये फील करे कि ये भी हमारा देश है, हम भी विकास में योगदान देंगे, नहीं तो ये पिछड़ते चले जाएंगे और एक तरह से सिविल वार जैसी स्थिति हो सकती है, जैसे श्रीलंका में हुई थी। अभी एक और आधार जुटा है, आर्थिक आधार। पहले तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण दिया जाता था, अभी आर्थिक रूप से पिछड़े जो हैं जनरल क्लास, उनको भी EWS के तहत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा एक दबाव समूह पढ़ना है आपको। दबाव समूह बेसिकली वैसे विभिन्न प्रकार के हित समूह, जैसे व्यापारियों का हित होता है, तो व्यापारी क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी अडानी, मुकेश अंबानी ये सब सरकार को बहुत चंदा देते हैं, तो हम लोग वोट देते हैं, हम लोग नोट देते हैं, तो नोट देंगे तो सरकार पर प्रभाव भी डालेंगे नीति निर्माण में कि हमारा काम ये कर दीजिए। तो ऐसे समूह को प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, जो डायरेक्ट राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे किसानों का समूह हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो किसानों का काम करना पड़ेगा सरकार, तो किसानों का समूह हो गया। छात्रों का समूह हो सकता है, व्यापारियों का समूह हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं, इसी को दबाव समूह बोलते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है गठबंधन की सरकार, जैसे NDA, बीजेपी का गठबंधन है, इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उसी प्रकार UPA कांग्रेस का एक गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये गठबंधन की सरकार होती है। तो इस तरह से जब सरकार बनता है तो पावर को शेयर किया जाता है, तभी सभी का सामूहिक लेके कोई भी सरकार चल पाएगी। फिर देखते हैं सरकार बनता है तो एक सत्तारूढ़ पार्टी होती है, एक विपक्षी पार्टी होती है। तो विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ पर बराबर अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है, विभिन्न प्रश्न पूछ के। तो इस प्रकार ऐसा व्यवस्था किया जाता है ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी अत्यधिक तानाशाह ना हो सके। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में इतनी सारी बातों को देखे हैं। अब लास्ट में देखेंगे कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है, अगर जरूरी है तो उसके क्या फायदे हैं, उसको हम पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये प्रश्न बराबर आता है, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी नहीं किया गया तो श्रीलंका की क्या स्थिति। गृह युद्ध स्टार्ट हो गया सिल्ली और तमिलों के बीच। अगर सत्ता की साझेदारी की गई होती तो वह भी विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता। बेल्जियम में हम देखें सत्ता का साझेदारी किया गया, पावर को बांटा गया, तो वहाँ विकास तेजी से होता गया और विकास के रास्ते पर चलता गया। ये पूरा टॉपिक आप जो देख रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी के माध्यम से वो भारत की परिस्थितियों की ओर ये टॉपिक इशारा कर रहा है कि अगर भारत में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई होती तो भारत भी श्रीलंका जैसा बन जाता। ये इनडायरेक्ट आपको भारत की ओर बताया जा रहा है इस टॉपिक में। तो हम देखते हैं कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है, तो हाँ डेफिनेटली जरूरी है। क्या बात है, क्यों जरूरी है, तो ये सब मुद्दे ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और इसको समझ भी लीजिए कि इससे क्या होता है, विभिन्न समूहों के बीच टकराव नहीं होता। विभिन्न समूह जो हैं हित समूह, उसमें आपस में टकराव नहीं होता है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहती है। इससे क्या होगा, देश विकास करेगा। लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ठाक काम करने के लिए ये जरूरी है कि पावर को सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से लोकतंत्र की आत्मा कहा है। देश के विकास में सभी वर्गों का योगदान होता है इसमें, क्योंकि सभी वर्ग को आरक्षण के माध्यम से लाभ मिलने लगता है, तो सभी वर्ग समझते हैं कि ये मेरा देश है, तो पूरे देश के विकास में इसका योगदान होता है। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, पावर को नहीं शेयर किया जाएगा, तो वंचित फील करेंगे। जैसे SC ST OBC महिलाएं, उनको लगेगा ये हमारा देश नहीं है, क्योंकि विकास में पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए आरक्षण के माध्यम से हम लोगों उसको प्रिविलेज देने का प्रयास करते हैं, ताकि वह समाज की मुख्य धारा में आ सके। फिर तीसरा, फोर्थ पॉइंट, सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे क्या होता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। अगर पावर शेयरिंग होगा तो सत्ता का संतुलन बना रहेगा, नहीं तो एक ही बड़ी अधिक ताकतवर हो जाएगा और वो तानाशाह जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इस प्रकार हम देखे थे, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में बराबर पावर को बांटा गया है, जिससे चेक एंड बैलेंस बना रहता है। और बैलेंस बनता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी या कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं बन सकता। विविधता में एकता, चूँकि हम देखे थे कि बेल्जियम में विविधता था, डच बोलने वाले डच कल्चर के थे, फ्रेंच बोलने वाले अलग कल्चर के थे, तो विविधता था। तो विविधता को विसंयोजन किस में मिलता है, ये जब पावर शेयरिंग करते हैं, नहीं तो विविधता में एकता संभव नहीं। तो भारत में भी हम देखते हैं कि क्योंकि 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उत्तर की वेशभूषा भाषा दक्षिण के वेशभूषा भाषा से डिफर है, उत्तर का दक्षिण से, पूर्व का पश्चिम से। इस प्रकार विविधता है भारत, तो उसको एकता बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि सत्ता में सभी की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तानाशाही प्रवृत्ति से देश की रक्षा करता है, क्योंकि जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, पावर का शेयरिंग हो जाएगा, तो किसी एक संस्था में या किसी एक व्यक्ति में सारा पावर नहीं होगा, तो तानाशाह नहीं बन पाएगा। फिर यह एक नैतिक यानी मोरल विधायित्व है कि हम पावर को शेयर करें। पावर को एक ही हाथ में रहने से क्या अव्यवस्था फैलेगी, और एक समझदारी वाला कदम है। जैसे बेल्जियम ने परिस्थिति को समझा, एक समझदारीपूर्ण डिसीजन लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र को बल मिलता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये टॉपिक को हम पूरा स्टडी किए और विभिन्न बिंदुओं के देखे। अब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो लगभग सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।